नमस्कार बच्चों। एमए फाइनल के 10वें पेपर में हम जैनेंद्र जी की कहानियों की विषय वस्तु के विषय में बात कर रहे थे और इस विषय में बात करते हुए अभी तक हमने ये जाना कि जैनेंद्र मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं या मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में खेल जैसी कहानी में जहाँ दो बालकों का बिल्कुल निश्चल और सहज मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है, वहीं अपना अपना भाग्य फोटोग्राफी या एक कैदी जैसी कहानियों में, अंधे का भेद आदि कहानियों में जटिल परिस्थितियों में पड़े हुए मानव के चरित्र का चित्रण भी किया गया है। और इन पात्रों का चित्रण करते हुए कहीं तो वे उनके करुण रूप को उभारते हैं और कहीं जिन पात्रों को हम सही या गलत कहते हैं वे वास्तव में उसके लायक हैं या नहीं, इन बातों को वे कथा वस्तु के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। आज हम उनकी शेष रही कहानी, इस संग्रह में जो शेष रही हुई कहानियां हैं उनका वर्णन करेंगे। इनकी आगामी 3 कहानियां हैं इस संग्रह में, बिएट्रिस, जानवी तथा नीलम देश की राजकन्या। ये तीनों कहानियां बच्चों प्रेम संबंधों पर आधारित हैं। तीनों ही स्त्री प्रधान कहानियां हैं और इन तीनों कहानियों में जैनेंद्र जी नारी मन की गहराइयों में बैठने का प्रयास करते हैं। पहली कहानी बिएट्रिस जो है, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में फ्लैंडर्स के मोर्चे पर घायल हुए सैनिकों के एक अस्पताल में अंग्रेज नर्स है जिसका पिता लॉर्ड है, लेकिन वह अपने प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार को छोड़कर पहले एक मठ में नन बनी और फिर अस्पताल में सिस्टर। यहाँ वह घायल भारतीय मेजर रघु के संपर्क में आती है। रघु उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है। रघु जो अंग्रेजों से घृणा करता है और अपनी शूरवीरता और सहनशक्ति पर गर्व करता है, उसके घाव तकलीफदेह हैं लेकिन फिर भी वह कराहे बिना अपना इलाज करवाता है। बिएट्रिस के संपर्क में आने पर मेजर के स्वभाव में भारी परिवर्तन आता है और धीरे धीरे वह अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। वह दर्द को महसूस करता है। क्रोध और नफरत से गुजरता हुआ वह उस युवा नर्स बिएट्रिस से प्रेम करने लगता है। लेकिन बिएट्रिस न तो उसे इस तरह से चाहती है और न ही वह अन्य रोगियों को और अपने जीवन के उद्देश्यों को उसके लिए छोड़ देती है। अब मेजर रघु इस प्रेम संबंध से इतना परिपक्व हो चुका है कि वह अंत में यह समझ पाता है कि प्रेम अपने आप में एक आध्यात्मिक स्थिति है जिसमें शारीरिक संबंधों का स्थान कभी कभी नहीं भी होता है और वह इस प्रेम की आध्यात्मिकता को ही स्वीकार करता है और यही बिएट्रिस के माध्यम से उसके हृदय का परिवर्तन है। ऐसा ही रूपांतर बच्चों जानवी कहानी में भी देखने को मिलता है। जानवी की नायिका अपने से विवाह करने को इच्छुक एक युवक ब्रजनंदन के जीवन में इसी तरीके का परिवर्तन लाती है। वह साहसी, विचित्र और रहस्यमय सी लगने वाली एक लड़की है। वह कौवों को रोटी खिलाती है और जब वे उसके बहुत पास मंडराने लगते हैं तब वह कागा सब तन खाइयो चुन चुन खइयो मांस का प्रसिद्ध दोहा अपने ढंग से गुनगुनाने लगती है। उसकी 2 आँखों को किसी प्रिय से मिलने की आशा है, लेकिन किससे मिलना है यह नहीं पता। उसके जीवन में क्या कलंक या त्रासदी है, इसके बारे में अफवाहें भी हैं और इशारे भी हैं, लेकिन उसकी सच्चाई किसी को ज्ञात नहीं है। कहानी में मैं का भतीजा ब्रजनंदन जानवी से विवाह की पहल करता है तो जानवी उसे एक पत्र लिखती है और समझाती है
कि एक अनुगता आपको विवाह के द्वारा मिल जाएगी, पर चाहिए कि वह जीवन संगिनी भी हो। वह मैं भी हो सकती हूँ या कोई और भी हो सकता है, इसमें मुझे संदेह है। ब्रजनंदन, जो अब तक सज संवर कर रहने वाला एक महत्वाकांक्षी युवक था, इस पत्र को पाकर एकदम बदल जाता है। यद्यपि उसे यह पता है कि जाह्नवी उससे विवाह नहीं करेगी, भले ही वह अब भी सिर्फ उसी से विवाह करना चाहता था, किंतु करेगा नहीं। और जाह्नवी एक निर्भीक बेबाक नारी अपने इन गुणों के कारण अपने पर थोपी गई किसी भी बदनामी से विचलित नहीं होती है। उसके जीवन में जो कुछ भी अखत घटा है, उसे वह सिर्फ कौवों से बांटती है और इस दोहे के माध्यम से व्यक्त करती है। जाह्नवी जैनेंद्र की उन नायिकाओं में से है जिनके जीवन का एक रहस्य उन्हें एक ऐसा मुक्त दुस्साहस देता है जो उद्दंडता की श्रेणी में कहीं से भी नहीं आता है, बल्कि वह साहस ही है। और यह साहस उसके संपर्क में आने वाले पुरुषों को अंदर से बदल डालता है। तीसरी कहानी नीलम देश की राजकन्या, यह जैनेंद्र की सर्वाधिक अमूर्त कहानी है। इसमें भी स्त्री पुरुष के संबंधों का वर्णन है, लेकिन उन्हें एक दार्शनिक और फंतासी रूप दिया गया है। इसमें नीलम देश की राजकुमारी यौवन की दहलीज पर कदम रखती है और उसे किसी राजकुमार की प्रतीक्षा है, और नहीं भी है। वह अपना अकेलापन संभाल रही है, इसलिए उसकी सहेली किन्नरियां भी उससे दूर हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। राजकुमारी के अकेलेपन में अब केवल काल है और प्रतीक्षा है। काल अट्टहास करता है और एक छायावादी राजपुत्र उसकी आत्मा में समा जाता है। किन्नरियां उस राजपुत्र के अभिषेक के लिए लौटती हैं, लेकिन राजकुमारी कहती है कि कोई आया अवश्य था, परंतु उसे बंदी बना लिया गया है। नारी व्याकुल प्रतीक्षा करती है, पुरुष उससे अहमन्य खिलवाड़ करता है, किंतु यदि आत्मचेतस और शक्तिशाली हुई तो नारी उसे कैद कर लेती है और फिर वह उससे चिंतित नहीं होती। कुछ इसी तरह की भावना यहाँ पर इस कहानी में व्यक्त की गई है। ये कहानियाँ प्रेम की कहानियाँ थीं, लेकिन अगली कहानी जो है पत्नी, वह भारतीय पति पत्नी के संबंधों पर और दाम्पत्य जीवन की एक बड़ी सुंदर कहानी है, जिसमें भारतीय पत्नी के उस समय के आदर्शों के अनुसार त्याग, मौन समर्पण, कुचले गए अहम आदि का वर्णन है। और फिर भी पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण इसमें नजर आता है। पत्नी भारतीय घर की शाश्वत समस्या से युक्त है। पति समाज में, राजनीति में सक्रिय है। उसके वैसे ही मित्र भी हैं जिनके साथ वह अधिकांश समय बिताता है। रात बेरात देर से घर आता है, जहां पत्नी बिना भोजन किए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पत्नी सुनंदा चाहती है कि देर से लौटा उसका पति कालिंदी चरण उसके लिए कुछ चिंता प्रकट करे, किंतु पति अपने ही में उलझा रह जाता है और नाना परिस्थितियों के माध्यम से कहीं पति की और कहीं पत्नी की चिंताओं को इस कहानी में बड़े सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है। अगली कहानी पाजेब पुनः बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। चोर कहानी अपराध और अपराधी पर केंद्रित कहानी है। मानव मन कितनी जल्दी कितने लोगों को शंकास्पद समझने लगता है, वह शक निरपराध व्यक्तियों के लिए कितना विचित्र और डरावना हो सकता है, किस प्रकार मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है, इन सब का चित्रण
हमें पाजेब कहानी में देखने को मिलता है, जहाँ निम्न मध्यम वर्गीय मैं अपने ही पुत्र पर चोरी का संदेह करता है और उस चोरी को मनवाने के लिए कैसे कैसे जतन करता है, यह हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। पाजेब में मैं की छोटी बेटी की एक चांदी की पाजेब खो जाती है और नौकर पर होते हुए अंत में शक स्वयं मैं के बेटे आशुतोष पर आता है, जिसने शायद अपने पतंग उड़ाने के शौक को पूरा करने के लिए दोस्त छन्नू के साथ मिलकर पाजेब पतंग वाले को बेच दी है। आशुतोष अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, या कहा जाए कि उससे इस तरीके से पूछताछ की जाती है कि बच्चा घबराकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। किंतु पतंग वाले के पास जाने को राजी भी नहीं होता है। दोनों बच्चे आशुतोष और छन्नू की घर में पिटाइयाँ भी हो जाती हैं और अंत में यह सिद्ध होता है कि वह पाजेब बच्चों ने चोरी नहीं की थी, बल्कि गलती से बुआ के साथ ही चली गई थी। और इस प्रकार इस कहानी में जैनेंद्र बालक और बालक के पिता दोनों के माध्यम से यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बालक तो बालक होता है, नरम स्वभाव का होता है, लेकिन हम अपने संवेदनहीन व्यवहार से बालकों को न होते हुए भी कभी अपराध की ओर भी ढकेल सकते हैं। और यदि बालक ने चोरी की या अपराध किया तो उसके अपराध का कारण स्वयं बड़े हैं, अर्थात उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता ही हैं। चोर कहानी में एक बच्चे के माध्यम से यही बात कही गई है, जब चोर चोर नहीं होता, राक्षस नहीं होता, आदमी ही होता है, तो उससे डरना नहीं चाहिए और उसके डर से हमें दिमागी दरवाजे भी बंद नहीं कर लेने चाहिए। अगली कहानी महामहिम। इसमें सत्ता तथा अधीनता, प्रौढ़ता और यौवन, इच्छा तथा संयम, वासना तथा लोकलाज और पुरुष और स्त्री के बीच नाना उलझनों का चित्रण किया गया है। देश का एक कर्णधार अचानक एक दिन अपनी व्यस्तताओं के बीच अपनी युवा परिचारिका उषा पर ध्यान देता है और वह उसे आकर्षक लगती है। उस दिन उसे लेकर वह असामान्य रूप से फिक्रमंद हो जाता है, शुभचिंतक हो जाता है और वह युवती सिर्फ अपना कर्तव्य सुचारू रूप से निभाना चाहती है। महामहिम के अटपटे व्यवहार को देखकर वह कुछ चकित है और असामान्य भी है। कहानी में मानव संबंधों की भंगुरता और विश्व प्रेम की सार्थकता को जैनेंद्र अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। उषा की तरह की चिंताओं, महामहिम के अजीब से बर्ताव से उसमें पैदा हो रही घबराहट, महामहिम का उस पर मालिकाना और मनोवैज्ञानिक दबाव डालना, छद्म चिंताओं, छद्म डांट, इन सब में उनकी वासना की अभिव्यक्ति की गई है, लेकिन कहीं पर भी लेखक ने उसमें हल्कापन नहीं आने दिया है और महामहिम की कुंठा, पाखंड और पराजय के चित्रण में बड़ा गहरा व्यंग किया है। इस प्रकार जैनेंद्र जी की कहानियाँ, इस संग्रह में आई जितनी भी कहानियाँ हैं, वे अलग अलग विषयों पर आए हुए, विभिन्न परिस्थितियों में पड़े हुए पात्रों की मनोवैज्ञानिक चित्रण के माध्यम से उनका न्यायोचित वर्णन करती हैं और यह स्पष्ट करती हैं कि उन परिस्थितियों में पढ़कर कोई भी व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है वह सामाजिक दृष्टि से उचित या अनुचित तो कहा जा सकता है, लेकिन उस परिस्थिति विशेष में वह व्यवहार मनुष्य के लिए कितना स्वाभाविक है। और इस प्रकार से
जैनेन्द्र जी घटनाओं और परिस्थितियों के माध्यम से मानव स्वभाव का, उसके मनोविज्ञान का सहानुभूतिपूर्वक सुंदर चित्रण हमारे सामने करते हैं।